हेलो स्टूडेंट्स। कॉमर्स वर्ल्ड ऑफ हजारीबाग साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैक्स में पूछा गया इंटरमीडिएट 2014 का क्वेश्चन 12th का जो आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव में वो देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द फंक्शन एफ सच दैट एन रिलेटेड टू एन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+3। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ये फंक्शन डिफाइंड है सच दैट एन रिलेटेड टू एन, ये आपका डोमेन का काम करेगा। ये डोमेन है आपका और ये आपका कोडोमेन है। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक सेट बनाया आपका डोमेन का। देखिए एक सेट बना रहा हूँ डोमेन का। अरे बना हुआ ये डोमेन का, और एक सेट अनदर है जो कोडोमेन का है। तो सेट ऑफ डोमेन आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से चलेगा। कोडोमेन भी आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सेट भी क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और आपका फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन कितना है? एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+3। तो यदि आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3, 2 और 3 5 हो गया। तो 1 का जो इमेज मिल रहा है वो 5 मिला। फिर उसी तरह से 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7, ये 7 मिला। फिर 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 जब रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9, आगे 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि फंक्शन तो 1 1 मिल गया लेकिन 1 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज का एलिमेंट आ रहा है 5 7 9। रेंज आपका जो आ रहा है वो है 5 7 9, जबकि कोडोमेन का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। तो यदि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाते हैं तो 1 2 फंक्शन होता है। तो यहाँ पर 1 2 फंक्शन आपका दिख नहीं रहा है, तो फंक्शन क्या गया? 1 1, जो ऑप्शन ए के साथ मैच है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ एफ सच दैट क्यू रिलेटेड टू क्यू, ये क्यू दैट इज कहता है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। और आपका जो कोडोमेन है वो भी क्या है? रेशनल नंबर। ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो फंक्शन डिफाइंड किस में है? रेशनल टू रेशनल में। डोमेन आपका रेशनल हो गया, फिर कोडोमेन आपका रेशनल हो गया। और आपको गिवन दिया है फंक्शन एफ एक्स, जो दिया है वो एक्स स्क्वायर है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि एफ इनवर्स 9 का वैल्यू क्या होगा? तो इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन सबसे पहले 1 1 1 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो है ऑलरेडी दिया हुआ तो है। अब आता हूँ मैं इसका बाइजेक्शन के आधार पर निकालता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये एफ एक्स था, इसको एफ एक्स को मैंने वाई माना। और इन्वर्स के लिए हमने एक्स का वैल्यू सिर्फ वाई के टर्म में निकालेंगे और एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे एफ इनवर्स वाई। क्यों? क्योंकि वाई इक्वल टू आपका एफ एक्स होता है। तो यहाँ से एक्स जब निकालूंगा तो एफ इनवर्स इधर आ गया, इक्वल टू क्या बचा? एक्स। तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यही मेरा इनवर्स फंक्शन है। मतलब हमने क्या पाया? एक्स का वैल्यू सिर्फ वाई के टर्म में निकालने से एफ इनवर्स वाई दे देगा। तो एक्स स्क्वायर है यदि, तो एक्स इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर क्या मिलेगा आपका? वाई प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ तो कितना आ जाएगा? आप एक्स को क्या बोले थे? एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू आपका एफ इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कितना है? वाई। अब y का मान कितना बैठा दिया? देखिए आप y का मान f इनवर्स के बाद यहाँ 9 है, तो y के प्लेस पर यदि 9 बैठा दूंगा तो f इनवर्स आपका क्या मिल जाएगा? 9। तो यहाँ भी प्लस माइनस रूट अंडर 9 होगा। 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कि ये 3 होगा, तो प्लस माइनस 3, जो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोला। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स यदि माइनस एक्स है तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका फार्मूला है। क्यों? क्योंकि आंसर इसका देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल जाइएगा तो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका डोमेन होता है -π/2 से लेकर के π/2, दैट इज y बोल सकती हो। y इक्वल टू साइन इनवर्स था, तो इसका जो डोमेन होगा एक्स का जो वैल्यू होगा रेंज का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया और एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका नेगेटिव फार्मूला के इनसाइड में भी आ गया कि माइनस बाहर हो गया। तो देखता हूँ सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स के फील्ड में। तो साइन इनवर्स आपका क्या जाएगा -1/√2। क्यों? कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो p/h हो जाएगा। और अभी फार्मूला आपको बता दिया डायरेक्ट कि माइनस बाहर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 नेगेटिव साइन होगा। अब नेगेटिव साइन के साथ जब लिखे हमने तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस साइन कितना डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री जिसको π/4 बोलते हैं। तो साइन इनवर्स आप बोल सकते हो साइन π/4 और साइन साइन कट गया तो बचा कितना आपका -π/4। तो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है वो देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, जिसका आंसर बी होगा। चलिए आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैट्रिसेस से लिया गया है, मैट्रिसेस से है। तो क्या क्वेश्चन बोला कि इफ द मैट्रिक्स इन फर्स्ट रो x + y + z, इन सेकेंड रो x + z एंड थर्ड रो y + z इक्वल टू इन कॉलमन मैट्रिक्स 9 5 7, देन द वैल्यू ऑफ x + y + z क्या होगा। अब देखिए कहता है कि x + y + z, तो आप यहीं से देखिए इसका सीधी आंसर दिया हुआ है x + y + z किसके साथ मैच किया 9 के साथ में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा डायरेक्ट 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है क्वेश्चन आपका और इजी पूछा भी गया है, लेकिन ये आपका डिपेंड कर रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। रटने से कुछ नहीं होगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन सही आ पाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मैट्रिसेस से लिया गया है। कहता मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर। तो कह सकते हैं देन ये कौन सही है, आपका ऑप्शन छाटना है। तो देखिए ये का इन्वर्स जो है वो बी है, एंड ऑल्सो ये भी बोला बी का इन्वर्स ये है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इज द इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। क्यों? मैट्रिसेस एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर बोल दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए आगे यदि इसको बात करता हूँ तो ये इन्वर्स इक्वल टू लिख सकता हूँ, सॉरी थोड़ा दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये इन्वर्स इक्वल टू लिख सकते हैं I/A इक्वल टू, या तो आप नहीं ऐसे कीजिएगा तो ऐसे कीजिए, ये से मल्टीप्लाई कीजिए आप दोनों तरफ, ये से मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू ये इन्वर्स इक्वल टू ए बी हो गया। अब A इंटू ये इन्वर्स बराबर I होता है इक्वल टू ए बी। सेम टू सेम इधर भी आप कर सकते हैं, इधर से भी ए से मल्टीप्लाई बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी इंटू बी इन्वर्स, बी इंटू बी इन्वर्स यहीं कर दीजिए, बी ए बी यहाँ भी आ जाएगा तो ये बी से मल्टीप्लाई कर बी ए यहाँ कर दीजिए। चलिए अच्छा रहेगा, काट देता हूँ थोड़ा सा। चलिए बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया बी ए, और b इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू बी ए। तो आप देखिए इसको यदि आप इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू I, जो किसके साथ मैच कर रहा है। आप देखिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू I, जो ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, ये आंसर आपका डी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो बहुत ही आसान है आपका। ये डिटर्मिनांट से लिया गया है। आप डिटर्मिनांट में देखिए कि डिटर्मिनांट ऑफ 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और इसका जो डिटर्मिनांट होता है वो कितना बराबर होता है 1 के बराबर। और नहीं तो निकालने जानते हो तो निकाल दो कि 1 लिए इसका रो एंड कॉलम को ढक दीजिए। 1 है इसका, इसे चौका मेथड लगाओगे तो ऐसे ढक दो। 1 लिए तो इसका 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 और 1 इंटू 1 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन ये के साथ मैच किया तो आंसर आपका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही आसान है आपका। ये थ्योरी से ही ले लिया है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। रुकिएगा, हाँ चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ -3, तो -3 कहाँ पे एलिमेंट, ये एलिमेंट -3 है। आप इसका रो को ढक दीजिए और इसके कॉलम को ढक दीजिए। जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो ये आपका माइनर देता है। और कोफैक्टर के लिए एक फार्मूला था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, CIJ, लेकिन ये फार्मूला आपको सिर्फ माइंड में रिमाइंड करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी विद आसान है। -1/i+j इंटू MIJ। ये क्या बताता है कि कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इक्वल टू लिखेंगे -1/ith+jth इंटू माइनर ऑफ ith एंड jth कॉलम। तो देखिए यहाँ से निकालता हूँ कि -3 का माइनर निकालूंगा तो इसका कॉलम ढक दिए, इसका रो ढक दिए, तो बचा जो एलिमेंट उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, और -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन 2 रहेगा तो कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये माइनस से फिर गुना हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +2। तो इसका कोफैक्टर जो निकला वो +2 होगा, जो ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं किया, तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ भी वही था कि आई का मान यदि हमने लिखें कि ये 1 1 का एलिमेंट है, 1 2 है, 1 3, मतलब पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो -3 का एलिमेंट है वो तीसरा रो और दूसरा कॉलम है का, और 3 2 क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो किसी के ओड के पावर नेगेटिव के पावर ओड नंबर आ जाए तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, उसके बाद माइनर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनर कितना आया था आपका -2, और माइनस माइनस कितना हो गया +2, तो इसका कोफैक्टर 2 आएगा। बट यहाँ 2 ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका माइनस अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है आपका, वो डिफरेंशिएशन से लिया गया है। क्या कहता है कि इफ y इक्वल टू 2x देन dy/dx क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला था कि यदि y इक्वल टू आपका a⁴x रहे, जहाँ ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन इसका जो होता है dy/dx इक्वल टू a⁴x इंटू लॉग ये। तो जहाँ ये है वो कितना है आपका 2, देख सकते हैं, तो 2 बैठा दीजिए। तो यदि 2 यहाँ बैठाएंगे तो 2 यहाँ भी बैठाना होगा और 2 यहाँ भी बैठाना होगा, तो क्या आ गया आंसर 2x इंटू लॉग 2 विथ बेस ही। तो देखिए कहाँ मैच कर रहा है, मैच आपका इंटू लॉग 2 सी ऑप्शन के साथ, ये आपका आंसर सही है। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका फिर पुनः डिफरेंशिएशन से लिया गया है। तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला आप जानते हैं, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स आया। लेकिन यदि यहाँ 2x होगा तो यहाँ 2x लेना होगा, यहाँ भी 2x करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी था डी ऑफ टेन साइन इनवर्स 2x, तो 2x ले लिया फिर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये चेन रूल है आपका। यदि आपने y इक्वल टू दे दिया साइन इनवर्स 2x, तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy अपॉन dx, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन आप यहाँ काम कर रहे हो चेन रूल के तहत, डी ऑफ साइन इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx जब करोगे तो यहाँ पर तो आपका 2x है, लेकिन यहाँ x है, तो इसको पहले 2x बनाना पड़ेगा। तो 2x से मैंने डिवाइड किया, तो जितना डिवाइड किया फिर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो d ऑफ 2x होगा बाय डिवाइडेड बाय dx, यानी dx हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अभी तो आपको बताया यहाँ पे, तो 1/√100 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू, अभी 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन जो होगा आपका x का, तो dx अपॉन dx होगा। और आप जानते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो कट के 1 हो जाता है। तो कितना हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाय √100 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इंटू एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका आंसर 2/√100 1 माइनस 4 स्क्वायर। किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर पुनः डिफरेंशिएशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो डिफरेंशिएशन से है पुनः। डिफरेंशिएशन में क्या कहता है, डिफरेंशिएशन और लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो इसको आप बढ़ा सकते हो डी ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले डी ऑफ साइन एक्स, फिर डी ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ जितना डिवाइड किया उतना, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको बोलते हैं। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा, डी ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/x। तो आप यहाँ देख सकते हो ये x है, यहाँ भी x है, तब यहाँ x आया। यही x के जगह पर मेरा साइन x था, तो मैंने साइन x के रिस्पेक्ट में किया और जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था, x डाल दिया। तो आपका फिर फार्मूला लगाएंगे, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पर कितना है साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। अब कॉस बटे साइन होगा तो क्या आ जाता है कॉट x। तो इसका जो आंसर होगा कॉट x, जो ऑप्शन ए के साथ मैच है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर पुनः डिफरेंशिएशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर पुनः आपका डिफरेंशिएशन से है। एक टॉपिक था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या था कि यदि y इक्वल टू सेपरेट फंक्शन ऑफ थीटा में दे दे, या तो फंक्शन ऑफ t में, एंड x इक्वल टू ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा में, तो हम लोग सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसका पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में, तो इसका निकालेंगे तो dx अपॉन डी थीटा होगा। ये क्या दे देगा एफ डैश थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, और ये वाला जो निकलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा देगा, जो क्या मिल जाएगा हमको एफ डैश थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे, अब 2/1 करेंगे तो मेरा क्या दे देगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 2/1 कर दिया जाए इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ भी कर रहा हूँ। तो चलिए अब देखता हूँ क्या है मेरे पास, सिंस x इक्वल टू 4t, तो dx अपन क्या मिला हमको dt, 4t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 4 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। और y इक्वल टू मेरे पास क्या है 4/t। आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो dy अपॉन dt आएगा, 4 कांस्टेंट बाहर
अब 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t² होता है। अब चलिए इक्वेशन 1/2 करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। इसको 1/2 करेंगे, 2/1 करेंगे, सॉरी 2/1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, -4/t² और डिवाइडेड बाय 4t हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, t नहीं आएगा क्योंकि 4 आया, इसका डिफ्रेंसिएशन 4 आया है। चलिए इसका 4 आया, अब नीचे कोई नहीं तो 1, तो कितना आ जाएगा, -4/t² इंटू 1/4 होगा, तो 4 कट जाएगा तो 1 -1/t²। तो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, बहुत ही आसान नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। चलिए ये क्वेश्चन जो लिया गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या पूछा है क्वेश्चन, तो देखिए कहता है क्या चीज, इफ y इक्वल टू log x देन d2i/dx² क्या होगा। तो भाई dy/dx लिखेंगे तो dy/dx इक्वल टू log x का डिफरेंस है 1/x, अभी तो बताया था पहले। और d2i/dx² इसको निकालेंगे तो d2i/dx² पुनः इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x², जो मैच कर रहा है ऑप्शन ये के साथ में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंटीग्रेशन से लिया गया है और बहुत ही आसान है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर ऊपर जाएगा तो -11 लिख सकते हो आप इंटू dx, और इंटीग्रेशन का फार्मूला का यूज कर दीजिए x टू दी पावर n का, तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर -11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -11 प्लस 1 प्लस c, तो कितना आ गया, x टू दी पावर -11 में 1 चल गया -10 डिवाइडेड बाय -10 प्लस सी। अब इसको आगे बढ़ाता हूँ तो -1/10 इंटू एक्स टू दी पावर 10 प्लस सी आएगा, जो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, तो -1/10 इंटू एक्स टू दी पावर 10 ऑप्शन ये के साथ मैच किया, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब चलिए बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है वो भी आपका इंटीग्रेशन से है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका भाई वो भी आपका इंटीग्रेशन से लिया गया, बहुत ही आसान पूछा गया, सिर्फ आप फार्मूला का यूज कर दो। यहाँ पर sin² x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो देखिए कि इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin² x इक्वल टू 1 - cos 2x/2 dx। आप कहता है कि 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - cos 2x होल dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, और 2x है 2x दिए, x का जितना कोफिशिएंट उतना से डिवाइड कर दिया और प्लस क्या आ गया c। अब यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x/2 होगा माइनस sin 2x बाय 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया c, तो आपका आंसर कितना हो गया, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, जो किसके साथ ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए x/2 यहाँ माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ऑप्शन ए के साथ मैच किया, इसलिए इसका आंसर ये होगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आधा दूर तो सफ़र कर गए हम लोग ऑब्जेक्टिव में, और बहुत ही आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² होल dx इक्वल टू क्या था फार्मूला, 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a प्लस c। तो जहाँ ये है वहाँ
2 का स्क्वायर है, जहाँ ये का स्क्वायर है वहाँ 2 का स्क्वायर है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो भाई इंटू डी एक्स। तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब ये के प्लेस पर 2 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए के प्लेस पर 2 बैठा दिए प्लस सी। आपका आंसर किसके साथ मैच किया वो देख लीजिए, 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका लिया गया है वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन से। वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट। तो ये डिफिनिट से लिया गया और बहुत ही आसान है। तो इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो तो अभी बताया था आपको। ये किसका डिफरेंशिएशन लॉग x का, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ है 2 से 3, तो अपर लिमिट पहले बैठाते हैं इन द प्लेस ऑफ x, तो log ऑफ x के प्लेस पर 3 माइनस log ऑफ फिर कितना आ जाएगा 2। आप log m/n का फॉर्मूला चलेंगे तो जानते हैं एक फार्मूला होता है आपका log m/n इक्वल टू क्या होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इसका फार्मूला आप यूज कर दो, log ऑफ कितना लिखेंगे 3/2। तो कहाँ पे मैच कर रहा है log ऑफ 3/2, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, इसका आंसर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका इंटीग्रेशन से है लेकिन डायरेक्ट फार्मूला आपको दे दिया है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो देखिए, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये किसका है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का। कहाँ से कहाँ लिमिट हो गया 0 से 1। अब चलिए साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब बताइए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया π/2। ऑप्शन ए के साथ मैच किया इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही आसान, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन लिया गया है। तो एक प्रॉपर्टीज था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x, ये 2a है, ये कन्वर्ट हो गया ये में dx, कब when f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू पुनः एफ एक्स आ जाए तब। और इतना ही इक्वल टू 0 लिखते हैं कब when f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तब। तो देखिए यहाँ से किसके साथ मैच किए f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो कहाँ पे आंसर है ये। अब इसके बदले ये आंसर कितना दिया था 0, जो इसके साथ मैच किया। चलो बहुत ही आसान, ये आपका थ्योरी से ही दे दिया था। अब आगे आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है आपका क्वेश्चन 19। ये आपका क्या दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टॉपिक था और उसमें से एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये लिया गया है। तो क्या है, कहता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू y/x। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या कहता है कि y एंड dy वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और x dx वाला टर्म को एक तरफ ले आएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, जो आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो सॉल्यूशन देगा वो आपका आंसर होगा। चलिए अब देखता हूं, फिर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो तो y को इधर भेज दीजिए, तो dy/y हो जाएगा इक्वल टू dx को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो dx/x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से, आगे क्या आ गया 1/y log y कहते हैं, log y का इंटीग्रेशन है इक्वल टू ये क्या दे दिया log x
प्लस जब सब में लॉग आ जाए तो कांस्टेंट के फॉर्म में लॉग सी जुड़ जाता है। तो आप आगे बढ़ जाइए तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन होता है। तो लॉग एम इंटू एन को लिखेंगे सी इंटू एक्स। अब लॉग से लॉग कट गया तो वाई इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, सी एक्स, जो आपका किस के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ मैच किया, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बहुत ही आसान है, ये भी आपका लिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। और क्या कहता है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक फॉर्मेट था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो लिखते थे हम लोग वो था e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना आ गया -1 इंटू डी एक्स। अब बताइए e टू दी पावर माइनस तो बाहर हो गया, ds का इंटीग्रेशन x। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e टू दी पावर -x, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है बी ऑप्शन के साथ, इसलिए इसका आंसर बी आएगा, बी होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेक्टर से। चलिए वेक्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इतना आसान कि आप देखते ही सिर्फ फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है आपका, फार्मूला सिर्फ सबसेट कर दीजिए या इसका डिफिनेशन यूज कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत लग जाएगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ये, तो वेक्टर ये का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ये का यूनिट वेक्टर हम लोग ये कैप से डिनोट करते हैं, और इतना बड़ा वेक्टर ये डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये होता है। तो किसके साथ मैच किया, बी के साथ, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका वेक्टर से लिया गया है, और वेक्टर में पूछा क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई ऑन जे। तो प्रोजेक्शन मान लेते कि लिट, नहीं भी मानते हो तो देखिए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए ए के प्लेस पर कितना है, तो ए के जगह पर आई है का यूनिट वेक्टर, बी के प्लेस पर कितना है, जे का यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट जे डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड। अब आई डॉट जे, आई और जे के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा 90 डिग्री होता है। तो हम लोग जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर हम लोग 90 डिग्री लेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, बाय जे का यूनिट वेक्टर और 0 बाय समथिंग 0 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका जे। बहुत ही आसान, जो ऑप्शन बी के साथ मैच किया, तो आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए 23 क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है क्या चीज, ए डॉट बी इक्वल टू 1 दे दिया है दोस्त, और मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 दिया है, एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 दिया है, देन कॉस थीटा इक्वल टू पूछा आपसे। तो कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी का वैल्यू देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख दिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ आपका 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, 1 इंटू 2, तो 1/2 कहाँ मैच कर रहा है आपका ऑप्शन सी के साथ में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आपके कॉस थीटा पूछा है, थीटा नहीं पूछा, यदि थीटा यही पूछता, यदि थीटा पूछता, यदि कॉस थीटा पूछा है तो 1/2 हो गया, लेकिन थीटा पूछता तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री π/3 का, तो उस समय थीटा π/3 निकल जाता। तो आपसे कॉस थीटा पूछा था ना कि थीटा, इसलिए घबराइएगा नहीं,
जो क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आपका मैच कर गया है सी ऑप्शन के साथ में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और बहुत ही आसान है आपका 24 क्या बोला, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो आप थोड़ा सा समझ लो ये साइक्लिक है, ये मेरा एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, यार ये के हो गया। जब ऐसे चलते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं, लेकिन ऐसे चलते हैं तो नेगेटिव में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रोटेशन में नेगेटिव होता है तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, तो के क्रॉस जे जो माइनस आई के साथ रिलेट करेगा, तो माइनस आई ऑप्शन कहाँ पे है, बी ऑप्शन के साथ में, इसलिए इसका आंसर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान, आपको जवाब देना चाहिए और दिया भी है, अच्छी बात है। जो जो बच्चे जानते होंगे दिया भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यहीं पे 25, तो कहता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई 1 इक्वल टू जेड बाई 1। तो देखिए एक फार्मूला था, कॉन्सेप्ट था कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। तो ये बी सी जो है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो। तो नीचे वाला कौन हो गया डायरेक्शन रेशियो, 1 1 1। तो आप देख सकते हो 1 1 1 डायरेक्शन रेशियो जो बी ऑप्शन के साथ है, यही आपका आंसर होगा और बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 3D से लिया गया है और बहुत ही आसान है आपका 3D से। ये भी स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन इन 3D का इक्वेशन पूछा इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या है भाई, देखिए कहता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो भाई आप समझ सकते हो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस है मतलब एक्स का घर बोला, तो इसमें से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जहां पे मैच किया वही आंसर होगा। तो ये के साथ मैच किया, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 27 देखिए क्वेश्चन आपका, सॉरी 27 क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे वो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि द लाइन्स x माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू जेड माइनस 4 बाई के एंड x माइनस 1 बाई के इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई माइनस 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का केस में क्या होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, ये आप जानते हो, ये कंडीशन था आपका। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू गिवन लाइन्स इक्वल टू 0, इससे 0 के बराबर होता है। तो a1 कितना हो गया मेरा भाई, 1 रखा, a2 कितना हो गया भाई, k, तो k रख दिया, प्लस b1 कितना भाई, b1 भी 1 है, 1 रख दिया, इंटू b2 कितना है भाई 2, तो 2 रख दिया, प्लस c1 कितना है भाई, c1 k है तो k रख दिया, इंटू c2 कितना है भाई -2 रख दिया, और इक्वल टू कितना है 0, तो 0 रख दिया। अब आगे देखिए k इंटू 1 k, -2 इंटू के -2 के में एक k चल गया तो माइनस k हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस के इक्वल टू -2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए के इक्वल टू कितना आ गया भाई 2। तो ऑप्शन किसके साथ मैच किया, के इक्वल टू डी ऑप्शन के साथ मैच किया, इसलिए इसका आंसर डी आएगा, ये राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 28 का। चलिए क्या कहता है, द डिस्टेंस
ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A, B, C फ्रॉम द एक्स एक्सिस। किस एक्सिस से पूछा है? एक्स एक्सिस से। तो भाई एक्स एक्सिस में अभी आपका इक्वेशन लिखा आया था, आप देखिए एक्स एक्सिस में आपका लिखा आया था, बहुत अच्छी बात है, जेड। ध्यान रखना कि इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है, चलिए इसका जो आंसर आएगा, एक्स एक्सिस में y बराबर 0 था और z बराबर भी 0 था भाई, ये था आपका। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट यदि कहीं भी लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं बॉस, तो जहाँ भी कहीं कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इसका डिस्टेंस जो निकालेंगे, तो देखिए डिस्टेंस ए बी सी से निकालना होगा। तो क्या लिखूंगा हम लोग, कोई भी कोऑर्डिनेट लिया एक्स का, तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, और एक पॉइंट यहाँ मेरा P जिसका कोऑर्डिनेट है A कॉमा B कॉमा C। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है, तो √100b² प्लस c², ये आपका आएगा। और नहीं तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं यदि, तो उससे भी बन जाएगा आपका। कैसे लिखेंगे, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका देखेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस में y और z 0 हो जाएगा, तो मेरा प्लेन का इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू, जनरल प्लेन होता है उसका जिसको हम लोग कहते हैं, इक्वल टू 1। तो अब देखिए कहता है x0 y0 है, मतलब y0 z0 है, तो x बराबर कितना आ गया a, तो यहाँ से आप चलेंगे तो x माइनस a इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग रखेंगे तो कोऑर्डिनेट के आधार पर कितना आ जाएगा, वो देखिए कहता है कि a माइनस a 0 समथिंग, ठीक 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 भाई, ऑप्शन आपका ये दे रहा है। चलिए इसको देख लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रोबेबिलिटी से लिया गया 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/10 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 17/20 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है वो जानते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 7/10, तो 7/10 हो गया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 17/20। अब इसको सॉल्व कर दो तो 7/10 इंटू ऊपर चल जाएगा तो 20 बाय कितना आ जाएगा, 17। अब आगे काम करेंगे, 0 0 कट गया तो 7 दूना 14 बटे कितना हो गया, 17, 14/17 ऑप्शन ए के साथ मैच किया, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये राइट आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, और जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है और बहुत ही आसान है, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो एक फार्मूला था इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जिसके साथ मैच किया वही आपका आंसर होगा, तो आंसर सी के साथ मैच के लिए इसका आंसर सी होगा। ये कंप्लीट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंप्लीट कर दीजिए।